रोकोगे तो रगों का ये लहू बन जाऊं, मैं अपने मुकद्दर का रास्ता खुद बनाऊंगा। जी दोस्त, आज की युवा पीढ़ी कुछ यूं ही सोच रखती है। शायद किसी भी छोटे से हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल का जेन जेड आंदोलन आज दुनिया की चर्चाओं में है। आखिर क्यों वहां के हुक्मरानों ने सोशल मीडिया को बैन किया और क्यों इस आंदोलन का जन्म हुआ? कैसे नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद युवाओं के विरोध की एक कोहराम भरी तस्वीरें सामने आई और सोशल मीडिया यूजर्स को ये बैन वाली बात बची ही नहीं। नतीजा आपके सामने है ये तस्वीरें। इन तस्वीरों ने पूरे नेपाल ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के सन्नाटे में एक चीख भर दी। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको नेपाल के जेन जेड आंदोलन की ये पूरी और निष्पक्ष कहानी बताते हैं। तो चलिए आज हम इस देहाती से समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल की इस दर्द की दास्तां है क्या। तो दोस्तों, अब तक आप सबके सामने ये आ चुका है कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी पाबंदी यानी कि बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन धीरे धीरे और भी तेज हो रहे हैं। सोमवार की सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू से सिंह दरबार में इकट्ठा हुए और फिर न्यू बलेश्वर में मौजूद संसद भवन की ओर बढ़े। बड़े ही क्या, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसी है। तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड को पार कर गए, संसद के परिसर में घुसने की कोशिश की। करी क्या, घुस ही गए थे। ये हालात लगभग पाकिस्तान जैसे थे, लेकिन दोनों का मकसद बहुत अलग है दोस्तों। दोनों हमारे पड़ोसी हैं लेकिन मकसद दोनों का है। कुछ रिपोर्ट बता रही है कि इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छी खासी झड़प हुई, जिसे टीवी मीडिया में लगातार दिखाया भी जा रहा है। कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया और अब नेपाल की सीमा का माहौल जो है वो सेना ने संभाल लिया है। कोशिश हो रही है कि माहौल को संभाला जा सके। लेकिन ये सब हुआ कि तो ऐसे समझिए कि पिछले सप्ताह में नेपाल सरकार अपने देश में 26 प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया के बैन कर दी। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे चर्चित सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आज के युग में ये सभी युवाओं की क्रांति का हथियार बन चुके हैं। तो भला नेपाल इस क्रांति के हथियार से अछूता कैसे रहता और कैसे बच पाता? क्यों इसे यूं ही जाने देता? हालांकि यहाँ सरकार का कहना ये था, उसका दावा था कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनों का पालन करने, स्थानीय दफ्तर खोलने और विवांश अधिकारी नियुक्त करने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी गई थी। लेकिन चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने समय रहते खाली यही एक कंपनी थी जिसने शर्तों का पालन किया, इसलिए टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और आज टिकटॉक के माध्यम से ही ये प्रदर्शन पूरी दुनिया भर में फैल रहा है। तो इस मसले को हम चीन से जोड़कर क्यों नहीं देखेंगे? सोचिए, टिकटॉक चल सकता है लेकिन फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि चाइना का ये हथियार हो सकता है। आपको हम पहले बता दें कि नेपाल में बड़ी संख्या में लोग विदेशों से आते जाते रहते हैं। मैसेजिंग ऐप जो हैं और सोशल मीडिया पर बैन के बाद विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को परिवार से संपर्क करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। टिकटॉक पर नेको बेबी ट्रेंड भी चलाया गया, जिसमें नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी और अय्याशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। इसमें सवाल उठाया गया कि एक तरफ तो राजनेता अपने बच्चों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश यानी कि नेपाल के लिए काम ही नहीं कर रहे। जेन जेड युवाओं ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों को उग्र प्रदर्शन में चपेटने की ले लिया। इस दौरान आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई। सैकड़ों युवा नेपाल की संसद में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई कोशिशें की, आंसू गैसों के गोले छोड़े और वाटर कैनन भी चलाए। पुलिस फायरिंग में अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 18 प्रदर्शनकारियों की जानें जा चुकी है और 100 से ज्यादा घायल बता जा रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब बैन से हुए नुकसान की बात क्या है वो जरा समझिए, क्योंकि जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए सामान बेचते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चलता है, वो रुक गया। यूट्यूब और जीट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। विदेशों में रहने वाले लोग भी बात नहीं कर पा रहे, अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया तो लोगों ने इसको ही वो प्लेटफॉर्म बना लिया जिसके जरिए ये वीडियो डालकर अब पूरे आंदोलन को शुरू किया और अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं।
नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम और बेरोजगारी की तुलना की जा रही है। बहुत से वीडियो और रेस्टोरेंट इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि जिस जेन जेड शब्द का बार बार इस्तेमाल नेपाल के इस आंदोलन में हो रहा है वो आखिर है क्या। इसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मुल्क की, एक देश की एक नींव है। क्योंकि नेपाल में जेन जेड का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो अब 18 से 30 वर्ष के युवा बन चुके हैं। इनके बीच की उनकी जो है उम्र बताई जा रही है, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है अवगत है, न्याय और समानता और क्यों जरूरी है इसके प्रति सचेत हैं। इंस्टाग्राम जैसे फेमस प्लेटफॉर्म में नेपाल में लाखों यूजर्स जो इंटरनेट, न्यूज और बिजनेस के लिए उन पर निर्भर हैं। तो ये हैं जेन जेड आर्मी के वो योद्धा जिन्होंने नेपाल में इस समय बिगुल फूंक रखा है सरकार के खिलाफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जेन जेड हैं कौन और ये किस तरह इसी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन का आयोजन हामी नेपाल समूह ने किया था, जिसे पहले ही काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय से मंजूरी मिल चुकी थी। सोचिए, मंजूरी मिल चुकी थी। समूह के चेयरपर्सन सुधन गुरुंग ने कहा कि ये विरोध सरकार की कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और देश भर में ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाला किस्मत को तो देख ही रहा है। मेरी बस कोशिश इतनी सी है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।